हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों बड़े दिनों बाद आज क्लास हो रही है। अब दोस्तों मैं जो डोमिनेट्स जो लीडर करवा रहा था, यानी स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र चल रहा था, उसके अंदर दोस्तों अपन ने देखा था कि मौर्य का ये गुप्त काल और जितने भी अपने जो टॉपिक्स थे, डोमिनेट्स लीडर थे 1857 स्वतंत्रता संग्राम में, दोस्तों सब कंप्लीट करवा दिया था। और गिनती के डोमिनेट्स जो लीडर रहे, यानी 4 से 5 डोमिनेट्स लीडर रहे और सारे कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था वो मैंने आपको करवा दिया है। अब दोस्तों आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जो फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस तक आपको ये फॉरवर्ड करना है। तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे अपन। राजस्थान का पोर्शन आज से स्टार्ट होता है और हम देखेंगे कि राजस्थान के पोर्शन के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन है और लगभग आप देखोगे कि 5 से 6 क्वेश्चन तो इंडिया से आते हैं और लगभग जो राजस्थान का जो पोर्शन रहता है, थोड़ा सा मैं इसको आज समझाना चाहूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन अपन देखेंगे कि स्कूल व्याख्याता जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर ये बनते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों, 2 पोर्शन है अपने इतिहास के अंदर। हम देखेंगे इतिहास के अंदर अपन देखेंगे 2 पोर्शन है अपने, और इतिहास के अंदर इसमें हम देखते हैं कि इंडिया का कंप्लीटली लगभग मैंने जो टॉपिक्स रह गए वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, भारत से संबंधित। और अपन देखेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित। और हम देखते हैं कि जो भारत से संबंधित जो दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं फिक्स है दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन तो इसमें से आपके बनेंगे कंप्लीटली भारत से। और जो बनेंगे राजस्थान से संबंधित आप देखोगे टोटल 9 से और 10 प्रश्न आपके राजस्थान से बनेंगे। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है राजस्थान का पोर्शन, यानी राजस्थान के पोर्शन से स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें से अधिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों अब मैं धीरे धीरे राजस्थान की सभ्यता से स्टार्ट करूंगा और तमाम राजवंश को पढ़ते हुए, तमाम मॉडर्न राजस्थान को पढ़ते हुए, राजस्थान की कला संस्कृति को पढ़ते हुए दोस्तों अपन इस जो है स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है आने वाले 1 या 1.5 माह के अंदर मैं आपको इस कंप्लीटली राजस्थान का जो पोर्शन है वो कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए जो स्कूल व्याख्याता की जो प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहा है। दोस्तों आज अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आहड़ सभ्यता। कौन सा टॉपिक रहेगा दोस्तों? आहड़ सभ्यता अपना टॉपिक रहेगा। और इसके अंदर मैं आपको सह सहित व्याख्या कराऊंगा, जो अब तक सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो कराऊंगा और आपको बेसिक से आपको बताऊंगा कि सभ्यता से लेकर पाषाण काल से लेकर और कैसे कैसे सभ्यता का विकास हुआ वो कंप्लीटली मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। और अपना ये आज का एक टॉपिक रहेगा आहड़ का। आहड़ के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर बेसिक से, यानी जो कॉन्सेप्ट से, और साथ में सह सहित व्याख्या के साथ में आपको ये करवाने की कोशिश मैं करूँगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का टॉपिक अपन बात करेंगे सभ्यता, यानी सभ्यता के अंदर अपने जो सिलेबस में आपके दे रखी है तो 4 सभ्यता अपने सिलेबस में दे रखी है। अपन देखेंगे सभ्यता का अगर मैं बात करूं तो 4 सभ्यता अपने सिलेबस में दे रखी है। हम देखेंगे 4 सभ्यता कौन कौन सी दोस्तों हम देखेंगे। सबसे पहली है कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। पहली सभ्यता कौन सी दे रखी है अपने? कालीबंगा। सेकंड जो सभ्यता दे रखी है दोस्तों आहड़ सभ्यता। कौन सी दे रखी है? आहड़ सभ्यता। दोस्तों तीसरी दे रखी है अपने गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। और दोस्तों फोर्थ अपने दे रखी है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। ये 4 जो सभ्यता है राजस्थान की वो अपने सिलेबस के अंदर दे रखी है। एक तो कालीबंगा दे रखी है, एक अपने आहड़ सभ्यता दे रखी है, एक अपने गणेश्वर सभ्यता दे रखी है और एक अपने बैराट सभ्यता। इन 4 सभ्यता अपने सिलेबस में दे रखी है। दोस्तों आज अपन आहड़ सभ्यता का पढ़ेंगे, बिल्कुल जो क्वेश्चंस आए और थ्योरी के साथ में अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा सभ्यता के बारे में बेसिक ज्ञान आपको मैं जो सभ्यता के क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी कराऊंगा और थोड़ा बहुत मैं सभ्यता का बेसिक ज्ञान में आपको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे सभ्यता। सभ्यता के अंदर अपन देखते हैं कि दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे पाषाण काल होता है। क्या होता है? पाषाण काल। क्या होता है? सबसे पहले कौन सा काल आया? पाषाण काल आया। और हम देखते हैं कि पाषाण काल के अंदर भी हम देखते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
और तीसरा दोस्तों अपन देखेंगे नवपाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? नवपाषाण काल। दोस्तों इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो धीरे धीरे आप ऑप्शन से भी आप कर सकते हो कौन सी ताम्र युगीन सभ्यता है, ठीक है, कौन सी लोह युगीन सभ्यता है, कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता है, कौन सी पाषाण युगीन सभ्यता है। मतलब कहने का दोस्तों ये एक ही पर्पज है कि आप सभ्यता को अच्छे समझेंगे, कैसे कैसे सभ्यता का विकास हुआ, और आप ऑप्शंस के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। दोस्तों देखते हैं, अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले पुरापाषाण काल, सेकंड है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। दोस्तों इसके अंदर अपन देखेंगे कुछ सभ्यता जैसे भानगढ़ हो गई, किसके अंदर आती थी? पुरापाषाण काल के अंदर भानगढ़, ठीक है। सेकंड में दोस्तों मैं बात करूंगा, एक तो भानगढ़ है, सेकंड दोस्तों अपन देखेंगे बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर ये प्रमुख क्षेत्र जो कि किसमें आते हैं, हम देखते हैं पुरापाषाण काल के अंदर ये क्षेत्र आते हैं। दोस्तों अपन बात करेंगे मध्य पाषाण काल के अंदर, हम देखते हैं कि बागोर सभ्यता किसमें आती है? मध्य पाषाण काल के अंदर बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता जो कि किसके लिए पहचानते हैं? पशुपालन के लिए जानी जाती है, पशुपालन के लिए जानी जाती है। दोस्तों अपन देखेंगे एक और तिलवाड़ा, सेकंड कौन सी है? तिलवाड़ा। किसके अंदर आती है दोस्तों? मध्य पाषाण काल के अंदर ये आती है तिलवाड़ा। कौन सा सभ्यता है? तिलवाड़ा, जो कि हम देखते हैं कि बाड़मेर के अंदर ये जगह पड़ती है, जबकि बागोर सभ्यता हम देखते हैं कि भीलवाड़ा के अंदर ये क्षेत्र के अंदर ये सभ्यता पड़ती है। किसके अंदर आती है? मध्य पाषाण काल के अंदर ये आती है। फिर दोस्तों तीसरी हम देखते हैं कि नवपाषाण काल के अंदर हम देखते हैं कि जहाजपुर एक क्षेत्र है, वहाँ कहाँ पे? ये भी भीलवाड़ा की साइड है जहाजपुर, ठीक है ना। ये भी किसके अंदर क्षेत्र आते हैं? जब हम देखते हैं कि नवपाषाण काल के अंदर ये क्षेत्र आते हैं। दोस्तों पाषाण काल के तीन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरापाषाण काल, सेकंड है मध्यपाषाण काल और थर्ड कौन सा है? नवपाषाण काल की हम बात करते हैं। दोस्तों अगली जो सभ्यता हम देखते हैं कि ताम्र युगीन सभ्यता। कौन सी है? ताम्र, तांबा, जहाँ पे तांबा हमें फेमस हमें दिखता है। और हम देखते हैं इसलिए कुछ सभ्यता मानी जाती है राजस्थान के अंदर। सबसे पहले हम दोस्तों देखें आहड़ सभ्यता, वो भी किसके अंदर आती है? ताम्र के अंदर आती है। आहड़ देखेंगे दोस्तों, गिलुंड, आहड़, गिलुंड, ठीक है, ओझियाना, ओझियाना, बालाथल, ओझियाना, बालाथर, ये उदयपुर में, लाछुरा, ये भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है, लाछुरा, लाछुरा। और दोस्तों अपन बात करेंगे एक और है गणेश्वर। कौन सी है? छठी, गणेश्वर। ये सभ्यता से क्या कहलाती है? हम देखते हैं कि ताम्र संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। कौन कौन सी है? आहड़, गिलुंड, ओझियाना, बालाथर, लाछुरा और गणेश्वर। ये सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता कहलाती है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे कांसा, यानी तांबा व टीन मिला के, क्या? तांबा व टीन मिला के इसके अंदर कांसा बनाया जाता है। जैसे अपन देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी यही दिखाई देता है, तांबा व टीन। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हम देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है? कांसा मिलता था। और हम देखते हैं राजस्थान के अंदर तीन ऐसी सभ्यता है प्रमुख जो हमें कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे बरोर। कौन सी है? बरोर, बरोर सभ्यता है। एक दोस्तों अपन देखेंगे बड़ोपल, ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर जगह पड़ती है बड़ोपल। और बरोड जो कि हम देखते हैं कि श्री गंगानगर के अंदर। और तीसरी दोस्तों अपन देखेंगे काली, क्या नाम है? बैराट कालीबंगा सभ्यता। कौन सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये? कालीबंगा सभ्यता। किसके अंदर आती है दोस्तों? कांसा व कांस्य, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन ये सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों अपन देख रहे हैं कि सभ्यता का पोर्शन, और सभ्यता के अंदर अपन बेसिक से अपन देखते हैं कि तीन भागों में बांटा जाता है इसको। पाषाण काल को सबसे पहले पुरापाषाण काल, सेकंड है मध्यपाषाण काल और तीसरी कौन सी है? नवपाषाण काल के रूप में माना जाता है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि पुरापाषाण काल के अंदर अपन देखते हैं कि भानगढ़, बूढ़ा पुष्कर, मध्यपाषाण काल के अंदर बागोर सभ्यता और तिलवाड़ा। तीसरी दोस्तों अपन बात करेंगे नवपाषाण काल के अंदर जहाजपुर सभ्यता मानी जाती है। जबकि हम देखेंगे ताम्र जो सभ्यता इसके अंदर हम देखते हैं कि आहड़ है, गिलुंड सभ्यता है, ओझियाना है, बालाथल है, लाछुरा है और गणेश्वर सभ्यता हम देखते हैं ताम्र युगीन संस्कृति नाम से जानी जाती है। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे कि जब तांबे के अंदर टीन मिलाया गया तो उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और जबकि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की भी कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। और हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर तीन ऐसी सभ्यता है जो कि कांस्य युगीन सभ्यता है। सबसे पहली है बरोर जो कि श्री गंगानगर के अंदर है, बड़ोपर श्री हनुमानगढ़ के अंदर है और कालीबंगा हम देखते हैं हनुमानगढ़ के अंदर ये क्षेत्र माने जाते हैं। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे लोह युगीन संस्कृति। फोर्थ दोस्तों अपन बात करेंगे लोहन, लोह युगीन संस्कृति।
कौन सी है, लोह युगीन संस्कृति। दोस्तों इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले लोह युगीन संस्कृति के अंदर, हाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं अलग से समझा देता हूँ इसको। लोह युगीन संस्कृति, अब दोस्तों लोह आ गया था, हम देखते हैं लोह युगीन संस्कृति। लोह युगीन संस्कृति दोस्तों हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर लोह आ गया था, और लोह आने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि धीरे धीरे सबसे पहले औजार बनाए गए, ठीक है ना। औजार से पहले दोस्तों युद्ध होते थे, युद्ध के लिए जो हथियार बनते थे वो बने थे, और उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे औजार बने, ठीक है, कृषि के उपकरण बने। तो दोस्तों लोहा का काफ़ी उपयोग होने लग गया। और उत्तर वैदिक काल के बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, तमाम क्षेत्रों के अंदर लोह युगीन संस्कृति आने के बाद में नए नए साम्राज्यों का उसके अंदर उदय हो रहा था। और हम देखते हैं महाजनपद काल के अंदर 16 महाजनपद माने जाते हैं, और राजस्थान के कुछ क्षेत्र थे जैसे मत्स्य नगर जिसकी राजधानी विराटनगर थी, धीरे धीरे इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। दोस्तों हम देखते हैं कि लोह युगीन संस्कृति के अंदर कौन कौन से राजस्थान के अंदर क्षेत्र माने जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले सुनारी, कौन सा है सबसे पहले, सुनारी। सेकंड दोस्तों अगर बात करें जोधपुरा, जोधपुरा, ईसवाल, कौन से, ईसवाल। और दोस्तों अगर मैं बात करूं नलियासर, ये तमाम क्षेत्र थे जिसपे हम देखते हैं कि लोह युगीन संस्कृति मानी जाती है। दोस्तों ये था बेसिक अगर मैं बात करूं सभ्यता का, अगर मैं बेसिक बात करूं तो 4 मुख्य रूप से माने जाते हैं। दोस्तों अपन देख रहे थे कि सभ्यता जिसे हम देखते हैं कि पाषाण काल, जो कि 3 भागों में बांटा जाता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें हम देखते हैं पुरा पाषाण काल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि भानगढ़ और बूढ़ा पुष्कर फेमस माना जाता है, जबकि हम देखते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल के अंदर धीरे धीरे पशुपालन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ गया था। और हम देखते हैं राजस्थान के 2 क्षेत्र थे, और भी क्षेत्र थे मेन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही थे। एक तो बागोर सभ्यता जो कि हम पशुपालन के लिए फेमस थी। सेकंड अगर मैं बात करूं दोस्तों तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर के अंदर है। और दोस्तों धीरे धीरे हम देखते हैं कि अग्नि का प्रयोग भी हम देखते हैं कि चालू हो गया था। और नव पाषाण काल के अंदर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कृषि व्यापार वाणिज्य का भी प्रभाव धीरे धीरे बढ़ गया था। और दोस्तों हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन सा क्षेत्र माना जाता है, जहाजपुर का क्षेत्र इसके अंदर माना जाता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं ताम्र युगीन सभ्यता कौन कौन सी राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो बनास वाला क्षेत्र है पूरा, ठीक है ना, बनास संस्कृति जो है वो आहड़ संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ क्षेत्र थे आहड़, गिलूंड, ओजियाना, बालाथल, उदयपुर, लाछुरा और गणेश्वर। दोस्तों 6 इसके अंदर पॉइंट 6 सभ्यता है जिसके अंदर हम ताम्र संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अगर फिर दोस्तों मैं बात करूं धीरे धीरे तांबे के अंदर धीरे धीरे हम देखते हैं टीन बनाने लग गए, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से ये जाना जाता है। और हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता थी। और उसमें से दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान के 3 क्षेत्र थे, बरौर, बडोपल और कालीबंगा। दोस्तों मैं बात करूंगा अगला, हाँ लोह युगीन संस्कृति की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन क्षेत्र थे। दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले सुनारी और जोधपुरा, ईसवाल और नलियासर, ये 4 क्षेत्र थे जिसमें हम देखते हैं लोह युगीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो अपना टॉपिक होगा अगला जो होगा वो होगा दोस्तों आहड़ सभ्यता। कौन सा टॉपिक होगा, आहड़ सभ्यता। उसका अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और दोस्तों सह सहित व्याख्या के साथ में आपको एक एक चीज़ को मैं इसमें समझाऊंगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में, और धीरे धीरे समझते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में, और एक एक पॉइंटों को अपन अच्छे से इसको समझते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, तो पहले मैंने आपको लिखा रखा है कि आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है आहड़, ठीक है। आहड़ स्थान कौन सा है इसका, उदयपुर के पास में पड़ता है दोस्तों, उदयपुर आहड़ क्षेत्र। कौन क्षेत्र था, आहड़ क्षेत्र, उदयपुर के पास पड़ता था। और हम देखते हैं कि बनास की एक सहायक नदी थी, कौन सी, बनास की, बनास की सहायक नदी थी आयड़ या बेड़च, आयड़ या बेड़च। तो बनास की सहायक नदी दोस्तों हम देखते हैं आयड़ व बेड़च नदी के किनारे ये बसा हुआ था, ठीक है। पहली बात। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे इसके सबसे पहले, तो इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, आघाटपुर इसका प्राचीन नाम था। क्या नाम था प्राचीन नाम, आघाटपुर।
आगाटपुर इसका प्राचीन नाम था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं स्थानीय नाम, दोस्तों अपन देखेंगे इसका धूलकोट इसका स्थानीय नाम था। क्या नाम था? धूलकोट। धूलकोट इसका क्या था दोस्तों? स्थानीय नाम इसका था। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे कि तांबे की प्रचुरता के कारण, किसके कारण? तांबे की प्रचुरता के कारण, तांबे की प्रचुरता के कारण इसको ताम्रवती नगरी भी कहते थे। क्या बोलते दोस्तों? ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता था। किसको? आहड़ को। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि तांबे की काफ़ी इसके अंदर हम देखते हैं प्रचुरता पाई जाती थी। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। और हम देखते हैं आहड़, ठीक है, आहड़ जो है वहाँ पे है, और जो कि बनास की सहायक नदी है आयड़ बेड़च, उस नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम आगाटपुर, जबकि स्थानीय नाम देखते हैं धूलकोट मिलता है। और हम देखते हैं कि तांबे की प्रचुरता के कारण ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है। अब दोस्तों मैं बात करूँगा, धीरे धीरे यहाँ पे खोज होने लगी, और हम देखते हैं कि जो सबसे पहले खोज की थी, खोज हम देखेंगे 1953 के आसपास दोस्तों इसकी खोज हुई थी। और सबसे पहले दोस्तों हम थे अक्षय कीर्ति व्यास। कौन दोस्तों? हम देखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, ये बंदे थे दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे खोज करी। फिर दोस्तों धीरे धीरे उत्खनन होने लग गया, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे 1954 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल इन्होंने धीरे धीरे उत्खनन करना स्टार्ट कर दिया। फिर दोस्तों और भी थे, हम देखते हैं 1961-62 के अंदर। तो एक तो थे हसमुख धीरज साकलिया, हसमुख धीरज साकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, इन्होंने दोस्तों धीरे धीरे हम देखते हैं उत्खनन किया। तो दोस्तों सबसे पहले खोज 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज करी। फिर धीरे दोस्तों उत्खनन होने लग गया। 1954 के अंदर हम देखते हैं कि रतन चंद्र अग्रवाल जी थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया? उत्खनन किया। दोस्तों हम देखते हैं 1961 से लेकर और 1962 के बीच में हम देखते हैं हसमुख धीरज साकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र ने यहाँ पे धीरे धीरे इसको किया, यहाँ पे उत्खनन किया। दोस्तों इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। किस संस्कृति दोस्तों? हम देखते हैं बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कौन संस्कृति थी? क्योंकि हम देखते हैं कि बनास की सहायक नदी थी आयड़ बेड़च, इसके कारण इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अपन देखेंगे यहाँ से क्या क्या प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई है जो इसको आहड़ सभ्यता को एक अच्छा माना जाता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। प्रमुख वस्तुएं देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक से दोस्तों हम देखते हैं 1 से 6 चूल्हे मिले। कितने चूल्हे मिले दोस्तों? 1 से 6 चूल्हे मिले यहाँ से। कितने चूल्हे मिले? 1 से 6 चूल्हे मिले यहाँ से। तो ये स्पष्ट होता है कि जहाँ से अपन देखते हैं कि जब दोस्तों 1 से 6 चूल्हे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कोई ना कोई सामूहिक भोजन या सामूहिक भोजन यहाँ पे किया करते थे। यानी कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यहाँ पे कोई ना कोई संयुक्त परिवार यहाँ रहा होता होगा। ठीक है, यानी 6 चूल्हे मिल रहे हैं, इसका मतलब संयुक्त परिवार की संज्ञा यहाँ से अपन को मिल रही है। संयुक्त परिवार या फिर सामूहिक भोज यहाँ से होता है। तो इतने सारे चूल्हे मिलने बहुत बड़े बात है। सामूहिक भोज पहली चीज दोस्तों, पहली चीज तो क्या है? 1 से 6 चूल्हे यहाँ से अपन को प्राप्त हुए। दोस्तों अपन देखेंगे कि यहाँ की जो चूल्हे मिले हैं वो कैसे मिले? दो मुंह वाले चूल्हे, ठीक है ना, 2 मुंह का चूल्हा कैसे मिला है? 2 मुंह का यहाँ से अपन को यहाँ से चूल्हा मिला है। तीसरी बात दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ से दोस्तों सिलबट्टा मिला। क्या मिला है? सिलबट्टा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों फोर्थ में बात करूँ, पेन यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? पेन भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है।
पांचवी दोस्तों मैं बात करूं गेहूं, हाँ गेहूं मिला है दोस्तों यहाँ से, ज्वार मिला है यहाँ से, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ चावल, वह चावल का खाद्यान्नों के रूप में यहाँ का उपयोग किया, चावल का खाद्यान्नों के रूप में यहाँ पे प्रयोग करते थे, खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे, रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तु प्राप्त हुई। सबसे पहले दोस्तों 1 से 6 चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इंगित करता था कि यहाँ पे कोई ना कोई संयुक्त परिवार या फिर सामूहिक भोज यहाँ पे होता होगा। और दोस्तों चूल्हे भी कैसे मिले, 2 मुंह वाले यहाँ से चूल्हे मिले हैं। तीसरी बात दोस्तों सिलबट्टा मिला है। फोर्थ दोस्तों अपन देखते हैं पैन मिला है। और पांचवी दोस्तों गेहूं, ज्वार व चावल के खाद्यान्नों के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके अलावा छठा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे दोनों प्रकार के यानी शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन यहाँ पे करते थे। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के यहाँ पे भोजन करते थे दोस्तों। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ से एक यूनानी मुद्रा भी मिली है, एक यूनानी मुद्रा। तो तुम देखिए यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ से एक यूनानी मुद्रा भी मिली, जिसे हम देखते हैं कि अपोलो का चित्र यहाँ से इसको बताते हैं। इसका चित्र बताते हैं अपोलो का, अपोलो का चित्र, ठीक है। तो दोस्तों ये एक यूनानी मुद्रा मिली है, किसके बताते हैं, अपोलो का चित्र इसके अंदर बताते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, बिना हत्थे का जलपात्र क्या मिला दोस्तों, बिना हत्थे का यहाँ से जलपात्र मिला, जो कि हम देखते हैं इसका संबंध यानी यहाँ से संबंध था दोस्तों ईरान से संबंध यहाँ से बताते हैं, ऐसा बताते हैं ईरान से संबंध यहाँ का इसको बताते हैं। फिर दोस्तों इसके अलावा हम देखें यहाँ से हम देखते हैं रंगाई छपाई का उद्योग मिलता है, रंगाई छपाई का उद्योग यहाँ से हमें प्राप्त होता है दोस्तों। और देखते हैं 10वां दोस्तों, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखें शाकाहारी और मांसाहारी लोग यहाँ पे खाना खाते दोनों प्रकार के थे। एक यूनानी मुद्रा मिली जो कि एक अपोलो का चित्र दिखाई देता है। तीसरी दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से एक जो है बिना हत्थे का जलपात्र, जिससे हम देखते हैं ईरान से संबंध इसको यहाँ से बताते हैं। रंगाई छपाई का भी उद्योग यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ से काले व लाल मृदमांड, कौन से, काले व लाल मृदमांड, काले या फिर लाल मृदमांड यहाँ से प्राप्त हमें हुए हैं, मिले हैं। लाल व काले मृदमांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जिसे दोस्तों हम देखते हैं गोरे या कोट कहा करते थे, गोरे या फिर कोट इसको कहते हैं, गोरे या फिर कोट इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये था 10 पॉइंट दोस्तों अपन हो गए। और दोस्तों अगर मैं बात करूं देखते हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि एक लेपिस लाजुली, एक पत्थर मिला है, लेपिस लाजुली का पत्थर भी यहाँ से मिला है। लेपिस लाजुली का क्या मिला है दोस्तों, पत्थर हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि हम देखते हैं ईरान से संबंध इसका बताते हैं। कहाँ से संबंध बताते हैं, ईरान से। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे और पॉइंट है 12वां पॉइंट दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हैं वो दोस्तों हम देखते हैं कि आहार से हमें ये चीज़ें प्राप्त हो रही है। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था, महत्वपूर्ण व्यवसाय तो ये तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना इसका प्रमुख व्यवसाय था। तांबे को गलाना, तांबे को गलाना व तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुओं बनाना था, वस्तुएं बनाना था, बनाना था। तो ये टोटल दोस्तों हम देखते हैं कि 12 पॉइंट हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अपन बात करें यहाँ के लोग सवों को, इसके अलावा और देखते हैं 13वां पॉइंट, यहाँ के लोग सवों को, यहाँ के लोग सवों को गहने व आभूषण, गहने व आभूषण, गहने व आभूषण
गहने व आभूषणों के साथ दफनाते थे, के साथ दफनाते थे, के साथ दफनाते थे, के साथ दफनाते थे। तो ये पॉइंट थे दोस्तों 12-13 पॉइंट। एक बार दोस्तों वापस से मैं समझाता हूं अच्छे से। आहड़ सभ्यता, दोस्तों आहड़ सभ्यता हम देखते हैं कि एक प्रकार से ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सभ्यता है? ताम्रयुगीन ये सभ्यता है। इसका स्थान हम देखते हैं उदयपुर के अंदर पड़ता है और आहड़ के आसपास ये क्षेत्र, आहड़ उदयपुर के पास में दोस्तों ये पड़ता है आहड़। दोस्तों हम देखते हैं कि जो बनास नदी है, बनास नदी की सहायक नदी दोस्तों हम देखते हैं आयड़ व बेड़च, उस नदी के किनारे ये बसा हुआ है। दोस्तों हम देखते हैं कि इनका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? आगाटपुर इसका प्राचीन नाम था, जबकि हम देखते हैं स्थानीय नाम क्या पड़ता है? धूलकोट इसका स्थानीय नाम पड़ता है। दोस्तों हम देखते हैं कि तांबे की प्रचुरता के कारण इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। फिर देखते हैं इसके अलावा दोस्तों इसकी खोज सबसे पहले हम देखते हैं 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज सबसे पहले की थी। अब धीरे धीरे दोस्तों हम देखते हैं इनका उत्खनन होता गया। 1954 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल साहब, 1961-62 के अंदर हम देखते हैं हसमुख धीरथ साकलिया, HD साकलिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वीरेंद्र नाथ मिश्र, ये 2 व्यक्ति जिन्होंने आगे उत्खनन किया। दोस्तों इसको बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस संस्कृति दोस्तों? हम देखते हैं बनास संस्कृति के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ से कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त होती है। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ से 1 से 6 चूल्हे, कितने मिले दोस्तों? 1 से 6 चूल्हे हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार या फिर हम देखते हैं कि सामूहिक भोजन का यहाँ पे उत्सव मनाया करते थे। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि 1 से 6 चूल्हे हमें मिले हैं। तो दोस्तों जो चूल्हे मिले वो किस प्रकार से मिले? इन दो मुंह का चूल्हा यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों हम देखते हैं तीसरी दोस्तों हम देखते हैं सिलबट्टा भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों हम देखते हैं पेन यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, गेहूँ, ज्वार व चावल। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों गेहूँ, ज्वार व चावल, ये तीनों हमें देखते हैं कि खाद्यान्न के रूप में हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एक यहाँ पे दोस्तों 2 लोग होते थे जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन यहाँ पे करते थे। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि यहाँ से एक यूनानी मुद्रा भी प्राप्त हुई है, जिसे हम देखते हैं कि अपोलो का चित्र बताते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ से एक बिना हत्थे का जलपात्र भी प्राप्त हुआ है, जिसे हम देखते हैं ईरान से संबंध बताते हैं। और फिर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से रंगाई छपाई का उद्योग भी यहाँ से हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि काले व मर्दबान, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है काले व, हम देखते हैं कि काले व लाल मर्दबान यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, यानी गोरे या कोट उसको कहा जाता था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि लेपिस जो लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो कि यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हम देखते हैं ईरान से इसका संबंध बताते हैं। दोस्तों इसके अलावा अपन देखते हैं 12वां महत्वपूर्ण दोस्तों व्यवसाय होता था यहाँ से तांबे के गलाना व ताम्र वस्तुओं को बनाना, यह इसका महत्वपूर्ण व्यवसाय होता था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ के लोग शवों को गहने व आभूषण के साथ यहाँ इसको दफनाते थे। दोस्तों ये था आहड़ सभ्यता के बारे में। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से और आपको दोस्तों मैंने आपको सह सहित व्याख्या के माध्यम से आपको आहड़ सभ्यता के बारे में कंप्लीटली मैंने आपको ये समझा दिया। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से अपन आहड़ सभ्यता को एक एक पॉइंट को अपन समझते हुए चलेंगे दोस्तों। इसलिए इस चैनल को लाइक करते रहिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र अपन करा रहे थे उसी श्रृंखला में दोस्तों आज से राजस्थान का प्रारंभ होता है। और राजस्थान के दोस्तों सबसे पहले मैं सभ्यता को खत्म फिनिश करूंगा और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अपन राजवंशों की तरफ चलेंगे। उसके बाद दोस्तों मॉडर्न राजस्थान की तरफ करके फिर अपन कला संस्कृति की तरफ अपन इसको बढ़ेंगे। दोस्तों इस चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन है देखेंगे। सबसे पहले आहड़ का हम दोस्तों अपन देखेंगे, आहड़ का दोस्तों पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे कि ये आहड़ का प्राचीन नाम था। आहड़ का क्या था दोस्तों? पहला क्वेश्चन है आहड़ का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ताम्रवती नगरी, सेकंड है आघाटपुर, तीसरा है दुलकोट और दोस्तों चौथा है बैराट। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर फटाफट बताइए। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताम्रवती नगरी, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जो 10वीं और 11वीं शताब्दी थी, कौन सी दोस्तों? 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंदर इसे हम देखते हैं 10वीं व 11वीं शताब्दी, इसका नाम क्या किया गया दोस्तों? हम देखते हैं कि दोस्तों इसका नाम किया गया था आघाटपुर व आघाट के रूप से जाना जाता था। और जबकि इसका स्थानीय नाम था क्या था? धूलकोट इसके नाम से जाना जाता। दोस्तों सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा? ताम्रवती नगरी इसका नाम आएगा आहड़ का। सेकंड दोस्तों अपन बात करेंगे आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे डैश 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 नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो EORO के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। और दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको अच्छे से मैंने बता दिया है कि पहला ऑप्शन है दोस्तों रामस्तूप, सेकंड है धूलकोट, तीसरा है पानी का टीला और दोस्तों चौथा है अहरवाल। क्या है? अहरवाल। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धूलकोट इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कि इसका स्थानीय नाम आहड़ का स्थानीय नाम हम देखते हैं कि धूलकोट इसका नाम था। नेक्स्ट देखेंगे
आहट सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन है कि आहट सभ्यता है वो किस अन्य जो सभ्यता है उस किस नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों ये किस में आया था? जैन यांत्रिकी विद्युत के अंदर आया था। और दोस्तों ऑप्शन है आहड़पुर, सेकंड है अगचपुर, तीसरा है आगाटपुर और दोस्तों चौथा है आदमपुर। तो दोस्तों इजी सा आंसर है, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, आगाटपुर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कई बार आपको इसको अच्छे से समझा दिया। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अच्छे से मैंने आपको सबसे पहले यही समझाया था कि ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? आहड़ को। तो ऑप्शन है बैराट, सेकंड आहड़, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बागोर। तो दोस्तों हम देखते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, ठीक है, ये दोस्तों हम देखते हैं ये इस ग्रेड के अंदर आया था, उसका आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ? दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता दिया, 1953 के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा ये उत्खनन प्रारंभ हुआ। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 1954 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 1961-62 के अंदर हसमुख धीरज साकलिया। ये धीरे धीरे लोग आते हैं और ये उन्होंने स्टार्ट सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका आंसर क्या है? अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं अक्षय कीर्ति व्यास इसका आंसर हो जाएगा, अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है वो स्टेटमेंट इसके अंदर सही नहीं है। तो दोस्तों बैराट है वो दयाम साहनी, सेकंड दोस्तों आहड़ है वो एसपी जैन, थर्ड है कालीबंगा AK घोष और जबकि दोस्तों हम देखते हैं बागोर VN मिश्र। दोस्तों ये है 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके और ये किसी JEN का पेपर हुआ था उसके अंदर आया था, ये जो भी है तारीख को हुआ था और उसके अंदर दोस्तों मिलान करवाया था कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर सम्मिलित है कौन से नहीं है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन से पता चल रहा है कि आहड़ के अंदर हम देखते हैं 4 लोग थे। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरज साकलिया और VN मिश्र, 4 लोगों के अंदर इसके नाम आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हम देखेंगे आहड़ वाला इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? पहला दोस्तों ऑप्शन है HD साकलिया, सेकंड है VN मिश्र, तीसरा है VS वाकणकर और दोस्तों BB लाल। तो दोस्तों मैंने अच्छे से आपको बताया था कि HD साकलिया के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, आहड़ सभ्यता स्थित है। दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, आपको कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है यमुना, सेकंड है बनास, तीसरा है चंबल और फोर्थ है लूणी। तो दोस्तों इजी सा आंसर है, आपको बताया था इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और हम देखते हैं कि बनास की सहायक नदी थी आयड़ में बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या जाएगा? बनास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे समझाया है, सबसे पहले यही समझाया था कि आहड़ सभ्यता कौन सी संस्कृति है? ताम्र पाषाण युग संस्कृति मानी जाती है। दोस्तों कौन संस्कृति है? ताम्र पाषाण युग संस्कृति में मानी जाती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि ऑप्शंस दे रखे हैं, कांस्य युग, सेकंड है लोह युग, थर्ड है ताम्र पाषाण युग और दोस्तों चौथा है पुरा पाषाण युग। आती सबसे पहले दोस्तों सभ्यता के बारे में मैंने समझाया था कि कौन सी प्राचीन अवशेष से संबंधित है, तो इसका आंसर ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठा नदी तटों और घाटियों में फैली हुई थी? दोस्तों आपको मैंने बता दिया, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, सेकंड है गणेश्वर, थर्ड है आहड़ और फोर्थ है बैराट। तो दोस्तों सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं कि सेम आपको बताया था कि बनास व बेड़च व जितनी भी ये सहायक नदियाँ किसकी है? आहड़ की नदी मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों अच्छे से आपको बताया कि कहाँ पर पड़ती है, उदयपुर जिले के अंदर ये पड़ती है। दोस्तों किसमें? स्टेनोग्राफर के अंदर ये आया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। फिर किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है बैराट, सेकंड है कालीबंगा, थर्ड है गणेश्वर और फोर्थ है आहड़। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही कि बनास संस्कृति को किस नाम से पुकारते थे, हम देखते हैं कि आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता था। कौन सी राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है गिलुंड, सेकंड है उजियाना, तीसरा है बालाथल और फोर्थ है लोथल। दोस्तों तीनों संस्कृति हम देखते हैं कि आहड़ बनास संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं, जबकि दोस्तों लोथल जबकि ये पड़ता है दोस्तों गुजरात के अंदर, ये लोथल जगह पड़ती है। तो दोस्तों तीनों इसका अंदर आंसर हो जाएगा, यानी इसके अंदर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी नहीं पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव कौन सा है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि RS 1998 के अंदर पूछा हुआ था ये, और इसका ऑप्शंस है आहड़, सेकंड देलवाड़ा, थर्ड है एकलिंगजी और दोस्तों जगत शिरोमणि। ठीक है,
हम देखते हैं तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आहड़ इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बेसिक से आपको मैंने करवा रखे हैं, अच्छे से करवा रखे हैं, और एक एक क्वेश्चनों को मैं साथ में अच्छे से करा के चला हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बेसिक बताया, आपको थ्योरी बताई है, और एक एक चीज़ों को आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ कि कौन सी क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है, कौन कौन सी वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, कौन सा कथन सही है। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कौन सा कथन सही है। पहला दोस्तों ऑप्शन है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। सेकंड है बैराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र है। तीसरा है कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। फोर्थ है दोस्तों आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो 4 ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं था। दोस्तों ये गलत है बिल्कुल। हम देखते हैं कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल भी था, ठीक है। सेकंड दोस्तों बैराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र नहीं है। दोस्तों हम देखते हैं कि ठीक है बैराट क्या है, एक ग्राम संस्कृति का केंद्र था। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तीसरा दोस्तों अपन देखते हैं कि कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हम देखते हैं कालीबंगा एक कांस्य युगीन संस्कृति, कौन सी युगीन संस्कृति है, कांस्य युगीन संस्कृति है। आपको मैं शुरू में आपको अच्छे से ये बता दिया था। 3 क्षेत्र पढ़ते हैं और हम देखते हैं कौन कौन से कांस्य युगीन में। सबसे पहले बरोर, सेकंड है बड़ोपल और तीसरा है कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर दोस्तों हम फोर्थ बात करेंगे, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना, और दोस्तों हम देखते हैं तथा उनका ताम्र वस्तु बनाना था। दोस्तों बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है। आहड़ वासियों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय यही था कि अयस्क तांबों को गलाना तथा ताम्र वस्तुओं को इसका महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। दोस्तों आपको मैंने अच्छे से पॉइंट के रूप में ये आपको लिखा दिया है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों ये RS जो है 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और दोस्तों हम देखते सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो बिल्कुल ये सही है। तो बिल्कुल सही है कि आहड़वासी क्या जानते थे, तांबा गलाना बिल्कुल ये जानते थे, पहला ऑप्शन। सेकंड है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये बिल्कुल गलत है। हम देखते हैं कि 3 चीज़ें थी यहाँ पे, गेहूँ था, चावल था, इनसे ये परिचित थे, यानी ये बिल्कुल दोस्तों हम देखते हैं गलत हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं सही कथन ये बिल्कुल पूछा है। थर्ड दोस्तों हम देखते हैं कि धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था एक प्रमुख साधन था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो फोर्थ है कि यहाँ से काले लाल रंग के मर्दमान बिले हैं, जिसे हम देखते हैं कोट जो है वो भी गोर इसको कहा जाता था। और हम देखते हैं कि सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, एक सही है, दूसरा गलत है। दोस्तों हम देखते हैं कि 2 गलत है, ऑप्शन दूसरा भी गलत है। और दोस्तों हम देखते हैं 1, 3, 4 इसके अंदर आंसर हो जाएगा, यानी 1, 3, 4 इसके अंदर सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख लोगे, यानी स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, आपको आहड़ सभ्यता का बेसिक से बेसिक आपको पता चल जाएगा कि कैसे सभ्यता का उत्खनन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ। और दोस्तों मैंने आपको सह सहित व्याख्या के माध्यम से आहड़ सभ्यता को बताने की कोशिश की है, और साथ में दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से भी आपको मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, आहड़ को ताम्रवती नगरी के नगर ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि दोस्तों पहला ऑप्शन है बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले हैं। सेकंड है घर बनाने के लिए भूस में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। तीसरा है कि जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया। तो फोर्थ है कि अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। तो इसका आंसर फटाफट बताइए कि क्या इसका आंसर आपके सामने होगा। तो दोस्तों अपन ने देखा था कि आहड़ के अंदर जो ताम्रवती नगरी थी वो हम देखते हैं आहड़ को कहा जाता था, और हम देखते हैं बड़ी संख्या में, किसमें, बड़ी संख्या में तांबे के औजार मिले हैं यहाँ से, दोस्तों उपकरण मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, और अपन समझते हैं। सबसे पहले, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव व ईंटों की जो है होती थी। तीसरा दोस्तों अपन देखते हैं कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है कि आहड़वासी दीवारों पर एवं नावों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग इसके अंदर करते थे। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि दोस्तों जो कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों हम इसके अंदर जो हो जाएगा कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है अब उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों हम देखते हैं कि ये उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब दोस्तों आवासीय जो भवन मिले हैं वो ईंटों से निर्मित हमें प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनाज रखने के बड़े बर्दभांड जिसे गोरे या कोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन ओजियाना, सेकंड है जोधपुरा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है आहड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आहड़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता
के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो कौन सी जो वस्तु है वो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, दोस्तों दूसरा इसको अपन ऑप्शंस को मान लेते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चावल, सेकंड है तांबे की वस्तुएं, तीसरा है कृष्ण लोहित मृतभांड और दोस्तों चौथा है चित्रित दूसर मृतभांड। दोस्तों आपको मैंने अच्छे से करवा रखा है। चावल हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तांबे की वस्तु भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। और काला व लोहा मृतभांड अपन को यहाँ से मिला है, यानी इसी से गोरे व कोट के नाम से भी जानते थे। और दोस्तों फोर्थ यानी चित्रित दूसर मृतभांड यहाँ से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि दोस्तों चित्रित जो दूसर मृतभांड दोस्तों हम देखते हैं कि लोह युगीन संस्कृति के अंदर ये पाया जाता है। कौन संस्कृति? लोह युगीन संस्कृति के अंदर ये पाया जाता है। लोह युगीन संस्कृति के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? ठीक है, राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम, दोस्तों ये थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अपन देखते हैं नेक्स्ट। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन है कालीबंगा, सेकंड है आहड़, तीसरा है बालाथल और चौथा है बागोर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? दोस्तों पहला है तांबे के मृदभांड, सेकंड है चांदी के मृदभांड, तीसरा है लाल काले मृदभांड और दोस्तों चौथा है काले मृदभांड। तो दोस्तों इसका आंसर हमने देखा था कि इसका लाल काले मृदभांड के नाम से संस्कृति को इसको प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? जो है कौन सी फसल है उसका उत्पादन हम देखते हैं कि आहड़ के अंदर नहीं होता था। दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी सभ्यता थी जिसका हम देखते हैं कि जो है उत्पादन आहड़ सभ्यता के अंदर नहीं होता था। तो दोस्तों हम देखते हैं गेहूँ, इसका भी उत्पादन होता था, चावल है इसका भी होता था, जौ का भी होता था। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि तमाम इन वस्तुओं का हम देखते हैं कि बाजरा का भी इसके अंदर उत्पादन होता था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवाद में है, तो थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्योंकि गेहूँ भी है, जो भी है, चावल भी है, ये आपको मैंने अच्छे से आपको करवा रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? दोस्तों हम देखते हैं कौन सी सामग्री जो बाह्य संपर्क और संकेत हमें देती है। दोस्तों पहला ऑप्शन है ताम्र उपकरण, सेकंड है सेल खड़ी, तीसरा है लेपिस लाजुली और चौथा है टेराकोटा मनके। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो लेपिस लाजुली है, हम देखते हैं इसका संबंध कहाँ से होता है? दोस्तों हम देखते हैं ईरान से इसका संबंध होता है, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि एक प्रकार का क्या था, ये पत्थर था। क्या था ये? एक प्रकार का ये पत्थर माना जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा? लेपिस लाजुली इसका आंसर हो जाएगा। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से मिले थे? दोस्तों हम देखते हैं कि दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के जो बर्तन मिले हैं, सिलबट्टा व पेन किस संस्कृति से मिलते हैं? ऑप्शन है आहड़, सेकंड है कालीबंगा, तीसरा है बागोर और चौथा है गणेश्वर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं कि आहड़ इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टॉपिक था आज का। हम देखते हैं कि हाँ दोस्तों ये टॉपिक था, यानी टोटल दोस्तों अपन देखते हैं 26 क्वेश्चनों के माध्यम से अपन ने आहड़ सभ्यता को समझने की कोशिश की है। दोस्तों मैंने आपको सह सहित व्याख्या के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैंने एक एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। और दोस्तों आहड़ सभ्यता से आप देखोगे कि एक भी क्वेश्चन इसके अंदर से बाहर नहीं जाएगा स्कूल व्याख्याता के अंदर। और अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ऑप्शन को काट के दोस्तों आप इसको आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो था आहड़ सभ्यता। दोस्तों अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम देखते हैं कालीबंगा, गणेश्वर और बैराट नाम की तीनों सभ्यता आपकी ये टॉपिक मिलेगी। और दोस्तों बिल्कुल मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से जो सह सहित व्याख्या के माध्यम से ये आपको करवा रहा हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्त चैनल को लाइक करते ही रहिए और दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।